हेलो दोस्तों, टॉप ऑफ द रेडार में आपका स्वागत है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, मैं रीइंकार्नेशन की बात कर रहा हूँ। आपको यह भी पता होगा कि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों का पूर्व जन्म में गहरा विश्वास होता है। वैसे तो वेदों में भी रीइंकार्नेशन का जिक्र है, पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपना चुके बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन यह भी सच है कि वेदों को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेने वालों में बड़े बड़ों का नाम आता है, और इसमें एक नाम है जर्मनी के साइंटिस्ट हर्मन जूलियस ओबर्थ का। जिन्हें पता नहीं हो, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हर्मन को फाउंडिंग फादर ऑफ रॉकेटरी एंड ऑस्ट्रोनॉटिक्स भी कहा गया है। स्विस ऑथर एरिक वॉन डैनिकेन ने अपने बेस्ट सेलिंग बुक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में इस बात का जिक्र किया है कि हर्मन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वेदों को पढ़ा करते थे। खैर, वेदों को मानना या नहीं मानना लोगों की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर कई रिसर्चों और केस स्टडीज़ को देखने के बाद मेरा मानना यह है कि वेदों में बताई गई बातें काफ़ी साइंटिफिक हैं, और इन वैज्ञानिक तथ्यों को सिर्फ इसलिए नकारा नहीं जा सकता कि वे हमारे प्राचीन वेदों का हिस्सा है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि हम हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड में छिपे कई रहस्यों को उजागर करने से चूक जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। घटना तो यह भी पूर्व जन्म की ही है, पर असाधारण है। यह कहानी है मंगल ग्रह के एक प्राणी का हमारी पृथ्वी पर जन्म लेना। और दोस्तों, जिनकी कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, वह शख्स ना तो हिंदू है, ना जैनी और ना ही कोई बौद्ध। यह कहानी है रूस के क्रिश्चियन परिवार में जन्मे एक लड़के की। तो 11 जनवरी 1996 को रूस के वॉल्स्की शहर में एक डेमेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर नादेज़्दा कृपयानोविच एक बच्चे को जन्म देती हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे के जन्म के समय माँ को तेज़ प्रसव पीड़ा होती है ना। पर डॉक्टर नादेज़्दा बताती हैं कि उनका बच्चा उनके गर्भ से इतनी तेज़ी से बाहर आया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब बच्चे की डिलीवरी हो गई। और तो और उन्हें रत्ती भर भी किसी तरह के दर्द का एहसास नहीं हुआ। नादेज़्दा को उसी वक्त लगा कि यह घटना असाधारण थी, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर थी। लेकिन माँ बनने की खुशी उनमें इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इस बात पर ख़ास ध्यान नहीं दिया। पर कुछ ही पलों के बाद जब नादेज़्दा को उनका बच्चा दिखाया गया, तो बच्चा अपनी माँ को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ा बच्चा अपनी माँ को देखता हो। नादेज़्दा जानती थी कि कोई भी नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल सकता, और ना ही अपनी आंखों को किसी चीज़ के ऊपर केंद्रित कर सकता है। पर नादेज़्दा को याद है कि उनका बच्चा अपनी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी और भूरी आंखों से उन्हें निहार रहा था। उसी वक्त नादेज़्दा को यकीन हो गया कि उन्होंने किसी खास बच्चे को जन्म दिया है। पर यह तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी थी। तो नादेज़्दा और उनके पति अपने बच्चे को मैटरनिटी होम से घर ले आते हैं और उसका नाम रखते हैं बोरिस। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, और बोरिस के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। आमतौर पर कोई भी बच्चा 5वें महीने तक अपने सिर को संभालने लायक हो पाता है, पर बोरिस 15 दिनों के अंदर ही अपने सिर को संभालने लगा था, बिना किसी सपोर्ट के। हर दिन बोरिस का बिहेवियर नादेज़्दा और उनके पति को चौंका देता। जहाँ ज़्यादातर बच्चे 15 महीने की उम्र में 1 या 2 शब्द ही बोल पाते हैं, वहीं बोरिस 4 महीने की उम्र में ही पहला शब्द कहा, बाबा। और उसके बाद तो वह जल्दी ही कई और शब्दों को सीखता चला गया। नादेज़्दा बताती हैं कि बोरिस जब 7 महीने का हुआ तो दीवार पर लगी एक कील देखकर बोला, या खोशुक वोज़्द, मतलब मुझे कील चाहिए। जब सिर्फ 7 महीने की उम्र में कोई बच्चा बोलकर अपनी बातें रखे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, हैरानगी होगी। लेकिन हैरानगी का सिलसिला अभी थमा नहीं था। नादेज़्दा बताती हैं कि जब बोरिस 1 साल का हुआ तो उसने छोटे छोटे शब्द पढ़ना शुरू कर दिए।
और 1.5 साल का होते होते उसने अखबार में छपे हेडलाइनों को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, रंगों से परिचित होने में भी उसे ज़्यादा समय नहीं लगा और महज 2 साल की छोटी सी उम्र में उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। हैरत अंगेज है ना। बोरिस के माता पिता दोनों ही तेज गति से हो रहे बोरिस के मानसिक विकास से चकित थे। उन्हें पता तो था कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों की तुलना में असाधारण है, पर कितना असाधारण उन्हें भी यह मालूम नहीं था। खैर, होनहार बच्चे के टैलेंट को देखते हुए नादेजदा और उनके पति ने सिर्फ 2 साल की उम्र में बोरिस का दाखिला एक लोकल किंडरगार्टन में करवा दिया। और जैसा कि होना था, किंडरगार्टन के भी सभी टीचर्स बोरिस की विलक्षण प्रतिभा को देखकर हैरान रह गए। दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग बोरिस किंडरगार्टन के सभी एक्टिविटीज़ को ऐसे किया करता जैसे उसके लिए सब बाईं हाथ का खेल हो। और उसी दौरान बोरिस के एक टीचर ने यह ऑब्जर्व किया कि उसे अंतरिक्ष के बारे में बहुत सी बातें पता थी। वह ग्रहों को बिल्कुल सही सीक्वेंस में ड्रॉ करता था और हमारे ब्रह्मांड के सभी तारामंडलों और ग्रहों को अच्छी तरह से पहचानता था। इतना ही नहीं, उसे सारे ग्रहों के सैटेलाइट्स के बारे में भी पता था। हैरान परेशान टीचर ने जब बोरिस की माँ के साथ बोरिस के अंतरिक्ष की जानकारी की चर्चा की तो और भी दंग रह गई, क्योंकि बोरिस की माँ ने उस टीचर को बताया कि उन्होंने या उनके पति ने बोरिस को अंतरिक्ष और ग्रहों के बारे में आज तक कुछ बताया ही नहीं। और उसके बाद तो हर दिन बोरिस कुछ न कुछ ऐसा कर बैठता जिससे उसके माता पिता और टीचर दोनों ही चौंक जाते। बोरिस की माँ बताती हैं कि यह सब तो पहले मुझे बहुत डरावना लगा। मुझे लगा कि मेरे बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन फिर मैंने यह जांचने का फैसला किया कि आखिर सच क्या है। मैंने एस्ट्रोनॉमी पर कुछ किताबें ली और मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतना कुछ भला कैसे जानता है। और आखिरकार वह दिन आया जब बोरिस की बातों ने सारी दुनिया को चौंका दिया। 11 वर्ष की उम्र में शोधकर्ताओं के साथ एक लंबी इंटरव्यू के दौरान बोरिस ने अपनी बातों को विस्तार से रखा और शोधकर्ता दांतों तले अपनी उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। इंटरव्यू के दौरान बोरिस एक वाइट बोर्ड पर ग्रहों और उसके सैटेलाइट्स को ड्रॉ करता है और बड़ी सहजता से बताता है कि उसे अपना पिछला जीवन याद है और वो पृथ्वी का नहीं बल्कि मंगल ग्रह का है। उसने कहा कि बहुत पहले एक परमाणु युद्ध ने मंगल ग्रह पर वातावरण और तकरीबन सभी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था और अब वह नया शरीर लेकर पृथ्वी पर आया है। इंटरव्यू में बोरिस से एक के बाद एक कई प्रश्न पूछे जाते हैं और वह हर प्रश्न का जवाब बड़े ही धैर्य के साथ देता है। उसे मंगल ग्रह के यान भी अच्छी तरह याद हैं। उसने बताया कि मंगल के लोग गोल अंतरिक्ष यानों में उड़ान भरते हैं और समय और स्थान दोनों में ही यात्रा कर सकते हैं। उनके अंतरिक्ष यान भी बहुत जटिल हैं। यानों में कई परतें होती हैं और वे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी उड़ सकते हैं। बोरिस बताता है कि मंगल ग्रह पर जब उसकी उम्र 14 या 15 साल की थी तब वहाँ परमाणु युद्ध छिड़ चुका था और इसीलिए उसे अक्सर अपने एक दोस्त के साथ हवाई हमलों में भाग लेना पड़ता था। उसने बताया कि वहाँ कई अलग अलग सभ्यताएं थीं और बहुत ही ज़्यादा विकसित थीं। मंगल के लोग दूसरे गैलेक्सीज और प्लैनेटरी सिस्टम में यात्रा करते थे। हर सभ्यता के पास अपनी अपनी टेक्नोलॉजी थी। उनके स्पेसक्राफ्ट और शिप्स भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। उदाहरण के तौर पर उसने बताया कि अगर उनकी सभ्यता के पास प्लाज्मा और आयन इंजन थे तो दूसरी सभ्यताओं के पास कई और दूसरे एनर्जी इंजन। फिर उसने अपनी सभ्यता के यानों की टेक्नोलॉजी और उनके विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से बताया। उसने यह भी बताया कि वह प्लाज्मा इंजन से बने क्राफ्टों में ज़्यादा सफ़र नहीं करता था, क्योंकि प्लाज्मा इंजन से दूसरे सिस्टम में जाने में बहुत दिन लग जाते थे। मंगल ग्रह पर जीवन को याद करते हुए बोरिस ने बताया कि वहाँ के लोग 7 फीट लंबे होते हैं। मंगलवासी कार्बन डाइऑक्साइड पर जिंदा रहते हैं और 30 से 35 की उम्र में उनमें एजिंग होना रुक जाती है।
एक शोधकर्ता ने उससे कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड मानव शरीर के लिए हानिकारक है। तो बोरिस ने जवाब दिया, हाँ, अगर मैं इस शरीर में हूँ तो मैं ऑक्सीजन सांस लेता हूँ, लेकिन मंगल ग्रह पर ऐसा नहीं है। वहाँ ऑक्सीजन ही एजिंग का कारण बनता है। बोरिस से पूछा गया कि उसने पहले भी अपनी मृत्यु देखी है, तो क्या उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। बोरिस का जवाब था, नहीं, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम अनंत काल तक जीवित हैं। उसने यह भी बताया कि उसके कुछ लोग अभी भी जीवित हैं, लेकिन परमाणु युद्ध से हुए महाविनाश के बाद अब भूमिगत रहते हैं। बोरिस ने कहा कि वह कई बार पृथ्वी पर आया था, लेकिन वह पहली बार इजिप्शियन सभ्यता के काल में मंगल ग्रह के एक पायलट के रूप में आया था। उसने बताया कि लालच और शक्ति से दबदबा हासिल करने का जुनून पृथ्वी को भी उस महाविनाश की ओर ले जा सकता है, जैसा कि मंगल ग्रह पर हुआ। जब उससे पूछा गया कि क्या वह अकेला ऐसा बच्चा है जिसने मंगल से पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया है, तो उसका जवाब था कि कई अन्य लोगों के साथ उसका भी पुनर्जन्म पृथ्वी पर हुआ, ताकि यहाँ मंगल ग्रह जैसी तबाही को रोकने में मदद मिल सके। उसने आगे कहा कि पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए अरेबिक मॉन्यूमेंट्स द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा को खोलना होगा। बोरिस ने कहा कि अगर हम ऐसा कर सकें तो मानव सभ्यता में सुखद बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई राज छिपे हैं। बोरिस ने कहा कि इस मॉन्यूमेंट को खोलने का तरीका इसके कान के पीछे छुपा है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ, उसे यह मालूम नहीं। दोस्तों, बोरिस की बातों को बहुत से शोधकर्ताओं ने एक कल्पना भर माना है, पर बहुतों को उसकी बातों में तथ्य नजर आता है। सच क्या है यह तो समय ही बताएगा, पर अगर हम नासा द्वारा जारी की गई मंगल ग्रह की तस्वीरों को ध्यान से देखें तो लगता है जैसे तस्वीरें मंगल ग्रह पर हुए महाविनाश की गवाही देती हैं। और क्या यह सच नहीं कि पृथ्वी पर आज भी कई देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए परमाणु परीक्षण करते हैं? क्या यह सच नहीं कि यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बॉम्ब गिराए थे, जिससे दोनों शहर बर्बाद हो गए थे और तकरीबन 2.5 लाख नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर बोरिस की बातों में दम नहीं होता तो आखिर क्यों रशियन गवर्नमेंट उसे अपने प्रोटेक्शन में रखती, और क्यों जर्नलिस्टों या शोधकर्ताओं को अब बोरिस से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन देश विदेश की विचित्र और रहस्यमयी घटनाओं का आनंद उठाने के लिए हमें सुनते रहें। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। वीडियो अपडेट्स के लिए बेल बटन को टैप करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, सी यू सून।